इंडियन मार्केट्स ने आज कुछ अच्छी तेज़ी के साथ शुरुआत करी और उसके बाद में उसको कुछ घंटों तो सस्टेन भी किया और अचानक एक ज़ोरदार गिरावट के साथ सब लोगों को चौंका दिया। और बहुत सारे ट्रेडर्स और छोटे-छोटे दायरे के जो इन्वेस्टर्स थे, वो इस बड़ी गिरावट को देख कर के तो घबरा गए। लगभग 500 पॉइंट की जो गिरावट शार्प फॉल आया सेकंड हाफ में, उसने सभी को चौंका दिया। इनफैक्ट अगर हम बात करें कल की, तो कल हमने शाम को एक वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब चैनल पे और उसमें हमने बात करी थी रिसेशन के बारे में कि क्या रिसेशन आ सकता है? ये प्रश्न है और उसपे हमने कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा भी करी थी। और जो हमारी स्टडीज़ थी, उसका ये देखिए कि उसका असर आज सही देखने को मिलने लगा। क्वेश्चन ये है कि 2022 के अंदर जहाँ निफ्टी 2022 में मार्च के एंडिंग में निफ्टी लगभग 16,828 के आसपास या मैं राउंड फिगर्स में बात कर रहा हूँ 16,800 के का लो पे चल रहा था और उसके बाद में जब अप्रैल आया और जो कंपनियों के रिजल्ट्स आने का दौर शुरू होने लगा वहाँ से उसने मूवमेंट शुरू करी और लगभग वहाँ से लेकर के अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 4-1 हज़ार पॉइंट्स की जो है एक शानदार रैली बाजार ने दिखाई और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ का पोटेंशियल रहा वो तीन एक चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की बात को समझना चाहते हैं और वहाँ से जो अप्रैल की शुरुआत हुई और कंपनियों के रिजल्ट्स आने का दौर शुरू होने लगा और वहाँ से निफ्टी ने एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और वो 17,800 के आसपास वो अटकने लगा। वहाँ से जब वो उसका दौर टूटा तो निफ्टी ने फिर बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बाउंस बनाया। इन सारे जो अपवर्ड मूवमेंट था उसके अंदर सबसे बड़ा मूवमेंट जो बनाया कम समय में बड़ा मूवमेंट जो को कहते हैं वो बनाया 3 स्टेटों के चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद। ऐसा लगता है कि बाज़ार ने इस बात को मान लिया था कि जो पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से जो बाज़ार में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उनसे बाज़ार क्रॉस कर गया और 2024 में जो अभी बैठी हुई सरकार है यही दोबारा रिपीट होगी। हो भी सकता है। बहुत सारे लोगों का आकलन होगा, हो सकता है। मैं उसपे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, बट ये भी हो सकता है कि कुछ और रिज़ल्ट आए। तो ये पॉलिटिकल और राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, ये बदलती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो अभी सरकार चल रही है, ये चली जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी या यही सरकार आएगी। मेरी अपनी तरफ से कोई राय नहीं है, मेरा न्यूट्रल हूँ अभी। परंतु पॉलिटिकल रीजन्स का बाज़ारों के ऊपर एक प्रभाव ज़रूर पड़ता है। अब हुआ उसमें ये कि ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद बाजार ने जो बड़ी तेजी दिखाई कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इस बात पे ध्यान रखें कि ये तेजी सिर्फ हमारे देश के बाजारों ने नहीं बनाई। अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स ने भी जो है वो नए हाईज बनाए। जापान के मार्केट ने तो 33 साल का इतिहास तोड़ दिया और जिसमें से 20, 22, 25 साल तो जापान के मार्केट में कोई काफ़ी डाउनफॉल था, उसके बाद में वो वहीं चलता रहा। उस सबको तोड़ रिकवर करता हुआ है उसने 33 ईयर्स का हाई तोड़ दिया। तो आप किसी भी जगह के मार्केट्स को हम देखें और भी किसी दुनिया के और भी देशों को, तो लगभग सभी देशों ने के बाज़ारों ने नए-नए हाई बनाए। प्रश्न चिन्ह कुछ और है और कहीं और है। क्वेश्चन ये है कि भई ऐसा क्या हो गया कि बाज़ार के अंदर लोगों को जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनको बाज़ार के अंदर ऐसा क्या दिख गया कि अब बाज़ार रुकने वाला नहीं है और कंपनियों का मुनाफ़ा जो है वो दुगना-तिगना होकर आने वाला है। तो जब कंपनियों का मुनाफ़ा इतना कोई ख़ास नहीं आ रहा, तो ये मनी मार्केट में मनी पंप कौन कर रहा है? पहले तो हम एफआई और डीआईज़ का नाम सुनते थे।
अब इसमें शामिल हो गया है रिटेल सेक्टर भी। रिटेल सेक्टर की जो एसआईपी है, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, एसआईपी ने ये मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा बूस्ट ला करके दिया। और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनके लिए और बाकी दूसरे बाज़ारों के लिए जो मूवमेंट्स हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों से जो एफआईज हैं उनके भी बड़े बड़े फंड्स हमारे देश में आने की संभावना प्रबल होने लगी। और बाजार जो हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ गए। एक छोटा-सा उदाहरण हम इस बात को समझ के चलें कि एक इंसान जो है अगर दौड़ने लगेगा तो उसकी एक क्षमता है उस तक वहाँ तक दौड़ने की, उसके बाद में उसे कुछ आराम करने की ज़रूरत है, उसको अपनी साँसों को बराबर करने के लिए ज़रूरत है। गाड़ी भी जो है अगर हम चलाते हैं तो वो भी एक निश्चित दायरे तक हम उसको लगातार चलाते हैं, फिर उसको भी एक आराम देने की ज़रूरत होती है, उसको रोकना पड़ता है। बाज़ारों में भी ऐसा ही होता है। कि बाज़ारों में भी जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको उसके लिए थोड़ा-सा रुकना पड़ता है, थोड़ा-सा नीचे आना पड़ता है, थोड़ा-सा आराम करते हैं। और ये जो नीचे आना और आराम करना होता है बाज़ारों का, ये बाज़ारों के लिए पॉज़िटिव इंडिकेशन होता है। यहाँ से बाज़ारों का मूवमेंट जो है वो अच्छा बनता है आगे के लिए। इससे एक और भी लाभ होता है, इससे जो है वो छोटे-छोटे जो लोगों ने कुछ सट्टा करा होता था, वो लोग जो हैं काफ़ी नुकसान में आ जाते हैं और उनके साथ में जो है बड़ी संवेदना वाली बात हो जाती है। बट बाज़ार तो बाज़ार है, इसकी अनदेखी जिसने की है उसको तो नुकसान का भुगतना ही पड़ता है। एक और भी तरीके के लोग हैं जो पोर्टफ़ोलियो बना कर के चलते हैं इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से और उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बाज़ार में किया होता है। 1-1 करोड़ रुपए का पोर्टफ़ोलियो बना होता है और उनको बाज़ार के ऊपर इतना भरोसा होने लगता है कि बाज़ार जो है अब बिल्कुल उनको जो है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के जैसा है। तो दोस्त बिल्कुल सही है, बाज़ार से सोने का अंडा निकाला जा सकता है और निकलता है, पर उसमें कुछ बातों का ध्यान देना भी ज़रूरी है, पोर्टफ़ोलियो को हेज भी करना होता है। ये जितने भी एफआईज़ होते हैं, जिनकी बातें हम करते हैं, ये इतना बड़ा-बड़ा फंड वो लेकर आते हैं हमारे कंट्री में, तो वो अब इतने महँगे-महँगे भाव पे खरीदते हैं, तो करते क्या हैं, नुकसान मार्केट नीचे चले जाते हैं उसके बाद। तो इन्होंने भी जो है जैसे हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी को हेज करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हेज करते हैं, ये एक देश से दूसरे देश को हेज करते हैं। तो उनको कॉपी नहीं करने की बात है, उन्हें हम कॉपी नहीं कर सकते, उनका अनुसरण नहीं कर सकते, हमें अपनी एक नीति बनानी पड़ेगी। आज जो भी बाज़ार में हुआ, बहुत सारे मेरे दोस्तों को नुकसान हुआ होगा। कुछ लोगों का मेरे पास वो टेलीफ़ोन भी आए कि क्या हो गया, पर कुछ नहीं किया जा सकता। जब बाज़ार नुकसान दे जाता है, फिर उस समय में कोई इलाज नहीं रह जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि बाज़ारों में जो तेज़ी आई है, वो कितनी टिकाऊ तेज़ी हो सकती थी। हमने ये वीडियो कल क्यों किया रिसेशन का? हमने ये रिसेशन का वीडियो इस करने के वक़्त हमने चाइना और यूरोप की इकोनॉमी को स्टडी किया और उसके आंकड़ों के ऊपर अध्ययन किया। मैं आपको उसमें एक और एडिशन अब करता हूँ कि हम अपने मार्केट अपने देश की कंपनियों को भी तो देखें। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं निफ्टी 50 की जिसमें 50 दिग्गज स्टॉक्स हैं, तो हम उनका प्रदर्शन तो देखें ज़रा। तो उनका प्रदर्शन जो है देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि बस कुछ चुनिंदा कंपनियों की वजह से बाज़ार ने इतनी तेज़ जो है वो राइज़ दिखाया और मुझे लगता है कि फिर अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो कहीं फंड मैनेजमेंट की बात है। आप 3-4 दिग्गज कंपनियों की हम बात देखते हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस और टीसीएस। ये मार्केट में निफ्टी 50 का काफ़ी बड़ा वेटेज तो इन्हीं के पास है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम ये देखें तो इन चारों कंपनियों ने पिछले 4 साल का हाई भी नहीं तोड़ा है अभी तक। उससे भी नीचे हैं काफ़ी। तो फिर बाजार में इतना मूवमेंट कैसे बन रहा है? तो ये फंड मैनेजमेंट है। इसकी तरफ आँखें बंद करके ब्लाइंड होकर के इसके बारे में ना सोचें। इसको देखें, समझें, इसकी स्टडीज़ करें और उसके बाद उसमें लगाएँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स के अंदर जो है वो मूवमेंट में अब उतार-चढ़ाव होने की चांसेस हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक पे जाएँ, अच्छे स्टॉक्स को चुनें, उनको देखें, उनका अध्ययन करें, उनमें अपना निवेश करें और वही आपको आगे बढ़ा कर के ले जाएँगे।
अमूमन तौर के ऊपर अगर अच्छे स्टॉक्स का चयन आपने किया है और आपका पोर्टफोलियो अगर 20% का सीएजीआर देता है, 20% का सीएजीआर देता है, तो आप ये मान के चलिए कि 10 साल के अंदर आपका पैसा करीब तकरीबन 6 गुना हो जाता है। इसमें ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। कुछ कंपनियाँ 20% सीएजीआर पे चलेंगी, कुछ 40 पे चलेगी, कुछ 50 पे चलेगी। कंपनियाँ ढूँढ कर तो आपको लानी पड़ेंगी या किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म पे जाएँ, किसी अच्छे सिस्टम को फ़ॉलो करें। नहीं समझ में आता है तो किसी से फ़ॉलो करें, उसकी मदद लें और बनाएँ पैसा। अच्छे पैसे बनेंगे।